डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण गतिविधियों और आधुनिक तकनीकों की जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं। वो सभी जानकारियां जिनका उपयोग करके आप अपने कृषि को उन्नत बना सकते हैं। तो आइए इस सिलसिले को जारी रखते हैं और शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे। नजर डाल लेते हैं अगले सेगमेंट पर, जिसका नाम है सम्मेलन से प्रगति की ओर। 15 दिनों तक चले विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 728 जिलों में 60,000 से ज्यादा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें 1,35,00,000 किसानों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया गया। हाल ही में इस अभियान के समापन के बाद विकसित कृषि संकल्प अभियान अनुभव और भविष्य की कार्य योजना पर एक बैठक का आयोजन किया गया। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। सचमुच में एक नया इतिहास रचा है। अक्सर जब ऐसे अभियानों की बात होती थी तो लोगों को अविश्वसनीय लगता था। जाएंगे नहीं जाएंगे, ये तो आंकड़े बता देते हैं, एक्चुअल कितना पहुंचते हैं। और वैज्ञानिकों को तो जाने की आदत नहीं थी, क्योंकि उनका काम रिसर्च का था। लेकिन जो लैब टू लैंड को जोड़ने की प्रेरणा प्रधानमंत्री जी ने दी, उसमें से हमने तय किया कि हम जाएंगे। और गए तो हम ऐसे गए कि 60,000 से ज्यादा गांव में पहुंच गए। ये स्वतंत्र भारत के इतिहास की एक अद्भुत घटना है, जिसमें वैज्ञानिक, मतलब मैं कहूंगा आधुनिक महर्षि, भाई जिनके पास टैलेंट है, ज्ञान है, उस ज्ञान से शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और उसका वास्तविक लाभ किसानों को मिले, उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो सचमुच में मैं हृदय से सबको बहुत बधाई देता हूं। हम लगातार कोशिश करेंगे कि वैज्ञानिक और किसान और हमारे विभाग एक टीम के रूप में काम करें। मैं फिर दोहराता हूं, 1 नेशन 1 एग्रीकल्चर एंड 1 टीम। वी आर ए टीम, हम टीम है एक। और मिलकर हमारे टारगेट हैं सीधे किसानों की आय बढ़ाना, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, केवल भारत को नहीं, जरूरत पड़े तो दुनिया को खिलाना, फूड बास्केट बना देना हिंदुस्तान को, पोषक आहार, पोषण आहार, न्यूट्रिएंट ठीक से कैसे मिले हमारी वैसे आहार की, बायोफोर्टिफाइड से लेके बाकी किस्में, और दूसरे आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को सुरक्षित रखना है। लाभ बढ़ाना, इसलिए उत्पादन बढ़ाना और लागत घटाना है, बीमारियों का इलाज करना है। ये सिंपल हमारे उद्देश्य, और इसकी पूर्ति के लिए हमारा ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। तो मैं शानदार अभियान के लिए, जो देश के लिए बहुत उपयोगी है, जो किसानों की जिंदगी बदलने वाला है, जो अन्न, फल और सब्जियों के भंडार भरने वाला है, मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपने एक इतिहास रचा है, और आने वाले समय में इसी टीम के बल पर हम नया इतिहास रचेंगे, उत्पादन का नया इतिहास रचेंगे।
जमीन पे जिस चीज की जरूरत है और जो हम कर रहे हैं उसमें कितनी सामंजस्यता है और उसमें कितना गैप है, उस गैप को भरने के लिए हमें क्या करना है, चाहे नॉलेज का गैप हो, कैपेसिटी का गैप हो, टेक्नोलॉजी का गैप हो, या जो हम अलग अलग विभाग अलग अलग जगह काम कर रहे हैं उनके जुड़ने का अभाव हो। तो उस संदर्भ में जो अभी तक फीडबैक आया है उसमें पहला सक्सेस तो यही है महोदय कि सारी टीम्स एक साथ एकत्रित होके और किसान के यहाँ पे गई है। वो उसका जो फीडबैक है सभी जगहों से वो यही है कि एक अपने आप में अनूठा अभियान है। तो उसके लिए मैं हमारे माननीय कृषि मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने एक परिवार के मुखिया के रूप में सारे परिवार के कुनबे को इकट्ठा किया, जोड़ा। वही एक बहुत बड़ी पहल है। टोटल 5 लाख से अधिक किसानों से हम संपर्क कर पाए, जो 1-to-1 बेसिस पे। अगर राज्यवार ये देखते हैं तो जैसे राजस्थान का सिर्फ एक ही ज़िला था, हरियाणा में 11 ज़िले लिए गए, दिल्ली के 4 ज़िले थे, उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले थे, तो टोटल 24 ज़िले रहे। और जो जितने भी कार्यक्रम का जैसे मैंने बताया और ये मैप में जो जो ज़िले लिए गए उनका दर्शाया गया है, तो 5 लाख किसानों से हम संपर्क कर पाए। जो वैज्ञानिक जिस तरह से जो बार बार बात हो रही थी कि वैज्ञानिक को किस तरह के मुद्दे वहाँ जाके चर्चा करना है, किस तरह के मुद्दे आ सकते हैं, जो तैयारी करके गए थे, जैसे आपका था कि वे किसान वहाँ की पूरी जन्मपत्री लेके जाएं, तो उसी हिसाब से सर जो लोकल समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तो इसमें हमने 15-16 जो मुद्दे मुख्य तौर पर वहाँ डिस्कस किए। तो उसमें सबसे पहले जो वैरायटीज़ की बात की, जैसे कि जिसमें कि क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटी, बायोफोर्टिफाइड, और क्योंकि ये खरीफ का प्रोग्राम था तो इसमें ज़्यादा जो जोर वैज्ञानिकों ने दिया वो धान पे, मक्की पे, ज्वार पे, बाजरा, मूंग, अरहर और सब्जियों पे और फलों पे ध्यान दिया उसमें। उसके अलावा जो सीड प्रोडक्शन का किसानों को किस तरह से वो करें कि क्वालिटी के बारे में जब वो बीज खरीदते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें बीज खरीदते वक्त, क्योंकि अपने क्षेत्र की किस्म लें, उस पर टैग हो और एक जो है रिलायबल सोर्स से बीज लें। तीसरा उसमें ये था सर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जैसे बात करते हैं हम बार बार पर्टिकुलरली इस क्षेत्र में, तो उसमें किस तरह से हम बागवानी का, जैसे शहरी क्षेत्र में बागवानी का किस तरह से योगदान बढ़ाएं। फूडर क्रॉप्स का ज़्यादातर एक समस्या रहती है और दलहनों का जो बढ़ावा देने के लिए सब्जियों का और फ्रूट्स के बारे में बात की गई। प्लांटिंग मटेरियल और नर्सरी का एक मुख्य मुद्दा रहता है, जहाँ भी बागवानी का कार्य होता है तो उस पर विस्तार से जानकारी दी। किचन गार्डनिंग, न्यूट्रिशन गार्डन पे भी जैसे पूसा का एक किट आता है सर सब्जी का, रबी खरीफ का, उसके बारे में जानकारी दी गई। और जितना भी मल्टीलेयर फार्मिंग का, जैसे बहुत से किसान आप भी सर गए थे जैसे, तो वहाँ पे देखा था कि जैसे नर्सरी का भी काम था और सभी किस्में, और आपको दिखाया भी गया था जब हम टिकीपुर में गए, तो उस पर भी हर जगह चर्चा की गई। और इंटीग्रेटेड जो पेस्ट मैनेजमेंट और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे भी, जैसे IPM को किस तरह से हम लागू करें, उसके बायोजेंट्स के बारे में, ट्रैप्स के बारे में, और जो नेशनल पोर्टल है सर जो उसके बारे में जानकारी दी गई। और बैलेंस फर्टिलाइजर्स का जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड के बेस पे, फार्म मैकेनाइजेशन जैसे डॉक्टर राजवीर ने बताया, तो वो क्योंकि एक मुख्य मुद्दा रहा तो उस पर भी चर्चा की गई, मुख्य तौर पे पैडी के केस में, वेजिटेबल्स में और स्प्रे वादी के बारे में। पोस्ट हार्वेस्ट और वैल्यू एडिशन पे भी, जैसे प्रोसेसिंग, पैकेजिंग वगैरह पे जो उस पर पूर्ण चर्चा की गई। प्रोग्रेसिव फार्मर और कुछ अन्य एजेंसीज भी इस पूरे अभियान में भागीदार रहे। इसमें सर टोटल जैसे 4 राज्य इसमें हमने लिए थे जो NCR के, दिल्ली का पूरा था, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले थे, उसके साथ ही राजस्थान का एक ज़िला उसमें कवर किया गया था, और टोटल 24 ज़िले इसमें कवर किए, जिसमें 745 टीमों ने इन 15 दिनों में भ्रमण किया। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में देखते हैं सेगमेंट मंत्रालय से। खरीफ सब्जियों में किस तरह के कीट लग सकते हैं और इससे बचाव के उपाय क्या हैं, इस बारे में कृषि भवन स्थित DD किसान स्टूडियो से कुछ बेहद ही खास जानकारियां हमारे साथ साझा की DPPQS फरीदाबाद के उप निदेशक डॉक्टर VD निगम ने। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आज हम खरीफ सब्जियों में लगने वाले कीट व इनके प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। खरीफ सब्जियों में मुख्य रूप से भिंडी, टमाटर, बैंगन, मिर्च व कद्दू वर्गीय फसलें आती हैं। इन फसलों में मुख्य रूप से 3 तरीके के कीट लगते हैं, जैसे कि रस चूसक,
फल और तना छेदक, तीसरे हमारे डिफोलिएटर्स। इन कीटों को प्रबंधन करने के लिए किसान भाइयों को शुरुआत से ही सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि बीज का चुनाव कर रहे हैं तो बीज कीट रोधी होने चाहिए। शुरुआत में अगर नर्सरी लगाते हैं या पौध का रोपण करते हैं तो काफ़ी हद तक कीटों को कम किया जा सकता है। इसी तरीके से अंतर फसलों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर शशबेनिया अंतर फसलों में लगाते हैं तो थ्रिप्स से हमारी काफ़ी हद तक समस्या से निजात मिल सकती है। इसी तरीके से समय समय पर फेरोमोन ट्रैप या चिपचिपे पास लगाना चाहिए। चिपचिपे पास लगाने से हमारे जितने भी रस चूसक हैं उनसे निजात मिल जाती है। इसी तरीके से जो गंध पास होते हैं अगर हम समय पर लगाते हैं तो जो मेल पतंगे होते हैं जैसे कि हेलिकोवर्पा व तंबाकू की इल्ली, इनको जाल में फंसाकर काफ़ी हद तक हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कीटों की पॉपुलेशन थोड़ा बढ़ रही है तो हम नियमित रूप से अगर ध्यान में रखें और नीम का तेल और नीम के खली का घोल बना के छिड़काव करते हैं तो किसान भाइयों को काफ़ी हद तक कीटों से निजात मिलेगी। और अगर कीटों की पॉपुलेशन ETL लेवल जिसको बोलते हैं आर्थिक दहलीज स्तर पे आ गई है तो उससे आने से पहले अगर CIB-RC जो अनुशंसित दवाइयां हैं अगर उनको इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी हद तक उनको रोकथाम में मदद मिलती है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में अब बारी है देखने की अगले सेगमेंट को, जिसका नाम है विज्ञान और किसान। देश की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और इस बीच दूध की मांग में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। इस मांग को पूरा करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। इन्हीं में से है सोया दूध, जिसे अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन का सबसे सस्ता स्रोत माना गया है। आइए इस दूध के बारे में जानते हैं। सोया दूध मुख्य रूप से सोयाबीन का निचोड़ यानी रस होता है। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले सोयाबीन के अच्छे दानों का चुनाव करते हैं, फिर उन्हें पानी में मिलाते हैं। पीसने के बाद फाइबर को सोया दूध से अलग किया जाता है। इसके बाद लिपोऑक्सीजिनेज और ट्रिप्सिन अवरोधकों को निष्क्रिय करने के लिए इसे पकाकर सूत्रीकरण करते हैं और सुदृढ़ बनाते हैं। लीजिए, तैयार है सोयाबीन का दूध। बस अब इसकी पैकेजिंग करके बाजार में बेचना रह गया है। भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान और मैसर्स रॉयल प्लांट सर्विसेज दिल्ली ने मिलकर एक स्वचालित सोया मिल्क प्लांट तैयार किया है। ये ऐसा प्लांट है जो 1 घंटे में 100 लीटर दूध तैयार कर सकता है। संयंत्र में भरण और पिसाई करने वाली इकाई, भंडारण स्टोरेज टैंक, बॉयलर यूनिट, कुकर, विभाजक, न्यूमेटिक टोफू प्रेस और कंट्रोल पैनल लगे होते हैं। ग्राइंडिंग सिस्टम में टॉप हॉपर, फीडर कंट्रोल प्लेट, बॉटम हॉपर और ग्राइंडर शामिल हैं। चक्की से आने वाले सोया घोल को स्टोरेज बैंक में इकट्ठा किया जाता है और स्क्रू पंप असेंबली के माध्यम से कुकर में पंप किया जाता है। 12 किलोवाट हीटर और कुकर के बॉयलर स्वचालित दबाव वाल्व के जरिए जुड़े होते हैं और वांछित दबाव और तापमान पर कुकर को आसानी से भाप जारी करते हैं। फीड दर को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पर नियंत्रित किया जाता है। कुकर में भाप दाब 490 kPa और तापमान 150 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। जब कुकर का दबाव 2.5 किलो और तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो थोड़ा ठहर जाएं और 3 मिनट तक यही स्थिति बनाए रखें। इसके बाद स्वचालन वाल्व खुल जाता है और सोया घोल विभाजक को पंप करता है। विभाजक वांछित सोया दूध और ओकारा को अलग कर देता है। इस तरह विकसित स्वचालित सोया दूध संयंत्र बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले दूध का उत्पादन करता है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में जानकारियों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ।
कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में अब देखते हैं अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कृषि क्षेत्र में इन दिनों कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपने आप को प्रगतिशील किसान के तौर पर स्थापित किया है। इसके पीछे इनकी कड़ी मेहनत तो है ही, इसके साथ ही जो आधुनिक तकनीकें हैं इन्हें भी वो अपने खेत में इस्तेमाल करते हैं और जिसकी वजह से उन्हें अपार सफलता हाथ लगी है। आज वो दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। तो आइए मिलते हैं ऐसे ही एक सफल किसान से। आज के इस दौर में खेती के क्षेत्र में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी कदम से कदम मिलाकर चल रही है। खेती में जुताई, बुआई, कटाई के साथ साथ अपने उत्पादों को बेचने का काम भी खुद ही कर रही है। इन महिलाओं ने ये दिखाया है कि दूसरे क्षेत्रों की ही तरह खेती में भी महिलाएं चाहे तो सब कुछ कर सकती है और कामयाबी की नई मिसाल कायम कर सकती है। कामयाब महिलाओं की सूची में एक नाम है सुरेंद्र कौर का। इन्होंने खेती में कामयाबी हासिल करने के लिए अपने जीवन का एक लंबा समय बिताया है। उम्र के लगभग 8 दशक गुजार चुकी सुरेंद्र कौर इस पड़ाव में भी थकने का नाम नहीं लेती है। वे खेत और घर दोनों जगह काम में व्यस्त रहती है। खेतों की देखभाल, पशुओं को चारा डालना, घर में चूल्हा जलाना उनका स्वभाव और शौक भी है। अपनी इसी मेहनती स्वभाव के कारण सुरेंद्र कौर ने बागवानी के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। काम में व्यस्त होने के कारण वे खेत के कामों में हाथ नहीं बटा पाते थे। यही कारण था कि सुरेंद्र कौर और उनकी मां को खेत का काम देखना होता था। हालांकि गांव के लोगों ने इनका मजाक भी उड़ाया था कि महिलाएं होकर भी वे खेत पर काम करने आती हैं, लेकिन इसकी परवाह किए बिना वे और इनकी मां अपने काम में लगी रहती है। सुरेंद्र कौर को बचपन से ही पेड़ पौधों से लगाव था। यही कारण था कि स्कूल में भी इन्हें पेड़ पौधों के रखरखाव का जिम्मा सौंप दिया गया था। इन्होंने बचपन में ही ये फैसला कर लिया था कि वे बड़ी होकर एक सफल किसान बनेंगी। शादी के बाद भी उन्होंने अपने पति के खेतों में खेती करना जारी रखा। हालांकि शुरुआत में सुरेंद्र कौर ने खेती में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन जहां काम करने का जज्बा और हौसला हो तो हर समस्या का समाधान निकल ही आता है। सुरेंद्र कौर ने सन 2001 में बाग लगाने का फैसला किया। इन बागों में सुरेंद्र कौर ने अमरूद, चीकू और आम लगाए। वो दिन रात मेहनत करने लगी। पहली बार उन्हें लगा कि उनके सपनों के फल देने का समय आ गया है। अपनी बागवानी की इसी शौक के कारण सुरेंद्र कौर जीवन में सब कुछ हासिल कर पाई। 32 एकड़ में फैले अपने फलों के खेतों को देखकर सुरेंद्र कौर को लगता है कि उनका सपना सच हो गया है। उनके बाग में फलों की देखभाल करने के लिए कई मजदूर हैं, फिर भी वे खुद ही अपने पेड़ों और उनकी फलों का खास ख्याल रखती है। सुरेंद्र कौर ने बागवानी के साथ साथ गाय और भैंस भी पाल रखे हैं। इनकी देखभाल भी वे स्वयं करती है। सुरेंद्र कौर ने अपनी मेहनत और लगन के बलबूते अपनी एक खास पहचान बना ली है। इनकी सफलता में इनके पति का भी बहुत बड़ा योगदान है। सुरेंद्र कौर ने बागवानी के साथ ही 12 एकड़ में सफेदे के पेड़ भी लगाए हैं। इससे उनके खेतों में हरियाली बनी रहती है और पर्यावरण भी शुद्ध रहता है। सुरेंद्र कौर का मानना है कि किसी भी काम को ठीक ढंग से करे तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। वो दूसरे किसानों को भी सलाह देती है कि बागवानी में ज्यादा मुनाफा है और इसे करने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। इसी बागवानी ने सुरेंद्र कौर को एक पहचान दी है, नाम दिया है और दी है जीने की सभी सुविधाएं, और इसके लिए इन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है। सुरेंद्र कौर की सफलता की कहानी उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जो कृषि में केवल परेशानियां देख रही है। सुरेंद्र कौर ने साबित किया है कि अगर महिलाएं चाहे तो खेती में भी कामयाबी की बुलंदियां छू सकती हैं।
कार्यक्रम कृषि दर्शन में जानकारियों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं बैंगन की खेती के बारे में। बैंगन की खेती गर्मियों में बड़े पैमाने पर होती है और कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए CT111 किस्म उपयुक्त मानी जाती है। यह किस्म रोग प्रतिरोधी, कांटे रहित होती है और एक गुच्छे में 4 से 9 फल देती है, जिसकी पहली तुड़ाई 60 से 65 दिन में हो जाती है। किसान इसे राष्ट्रीय बीज निगम NSC की वेबसाइट से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। फिलहाल 4 पौधे 80 रुपये में 20% छूट के साथ उपलब्ध हैं। इसकी खेती के लिए रेतीली दोमट मिट्टी, 5.5 से 6.6 pH और अच्छी जल निकासी जरूरी है। बुवाई के समय पौधों और क्यारियों के बीच 60 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। CT111 किस्म कम पानी में भी अच्छी उपज देती है, जिससे किसान लाभ कमा सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। केंद्र सरकार द्वारा किसान हित में कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। इसी में से एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री कुसुम योजना, जिसके तहत सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए किसान पंप सेट लगा सकते हैं और इसके साथ ही अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं विस्तार से। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। PM कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है।
केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज जो जानकारियां आपको दी गई है, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार और सुझाव आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।